हाय गाइस। सो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। तो अब बहुत दिनों से मैंने गैप लिया था, थोड़ा प्रॉब्लम्स की वजह से। तो आज शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक हार्ट डिसीज़ है जिसको आप शॉर्टली हार्ट अटैक भी बोलते हैं। हार्ट अटैक कॉमनली आपने देखा होगा, बहुत सारे जनों में देखने को मिलता है आजकल तो। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। Myocardial infarction is also called as हार्ट अटैक। हार्ट अटैक भी बोलते हैं इसको। नोट्स बना लेना आप लोग, फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ लिंक, तो वहाँ से देख लेना आप लोग। सो डेफिनेशन देखेंगे। मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज ऑल्सो नोन एज कोरोनरी ऑकल्शन और हार्ट अटैक। हार्ट अटैक भी कहते हैं, कोरोनरी ऑकल्शन भी कह सकते हैं। इन दिस कंडीशन, myocardial infarction is defined as a medical condition in which there is a reduced blood flow to the coronary artery। अब ये coronary artery कहाँ होता है, इसके लिए आपको हार्ट के एनाटॉमी को पढ़ना होगा, वो भी मैं बना दूंगा वीडियो, वहाँ से आप लोग देख लेना। reduced blood flow in coronary artery, ये आर्टरी हार्ट को ही ब्लड पंप करता है। मतलब जैसे नॉर्मल सभी बॉडी ऑर्गन्स को कैसे ब्लड चाहिए, हार्ट को भी पंप करने के लिए उसका खुद का आर्टरी भी होना ज़रूरी है। उसको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, जो पंप किए हुए ब्लड को वापस हार्ट को ही देता है, जिसकी वजह से वो पंप कर सके। वही अगर ब्लॉक हो तो हार्ट पंप करना ही बंद कर देगा और हार्ट अटैक हो जाएगा। हार्ट काम करना छोड़ देगा, इसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हार्ट अटैक। ड्यू टू मेनी रीजन्स हो सकते हैं इसके, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टरी ब्लॉकेज, थ्रोम्बस फॉर्मेशन। थ्रोम्बस फॉर्मेशन मतलब फैट फॉर्मेशन इन द ब्लड वेसल्स, कोरोनरी आर्टरी। मैं अभी और एक डेफिनेशन भी, इन्फेक्शन इज द इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू caused by prolonged ischemia। इस्कीमिया मतलब reduced blood flow को इस्कीमिया बोलते हैं। एंड हाइपोक्सिया, reduced ऑक्सीजन को हाइपोक्सिया भी बोलते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन। इसमें 3 टाइप्स होते हैं, एंटीरियर और सेप्टल वॉल, पोस्टीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फेक्शन। MI बोले तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन। आपको तो पता होगा। इन्फीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फेक्शन, अभी जहाँ भी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा, जहाँ भी ब्लड सप्लाई नहीं होगा, वहाँ के टिश्यूज़ मरने शुरू हो जाएंगे, जिससे हार्ट अटैक हो सकता है। अब ये टाइप्स में ज़्यादातर एंटीरियर मतलब फ्रंट मसल, पोस्टीरियर मतलब पीछे का हार्ट मसल, इन्फीरियर मतलब साइड के ऊपर के हार्ट मसल्स, जहाँ ब्लड फ्लो ख़त्म हो जाता है और टिश्यूज़ डेथ होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं पता होगा आपको, नेक्रोसिस। कॉजेस में देखेंगे, जेनेटिक हो सकता है, वैसोस्पैम हो सकता है, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी। जहाँ भी हार्ट अटैक मतलब हार्ट रिलेटेड डिसीज़ आएंगे, हाइपरटेंशन कॉमन रहेगा, डायबिटीज़ मेलिटस कॉमन रहेगा, ओबेसिटी कॉमन रहेगा, जेनेटिक कॉमन रहेगा, हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया मतलब हाइपर स्मोकिंग कॉमन रहेगा, अल्कोहलिज्म कॉमन रहेगा, एजिंग फैक्टर कॉमन रहेगा।
ये इसमें भी आता है। क्रोनिक किडनी डिसीज़ हुआ तो भी किडनी हार्ट रिलेटेड डिसीजेस हो सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब कॉजेज़ को हम इटियोलॉजिकल फैक्टर्स बोलते हैं, जिससे ऑब्स्ट्रक्शन होता है ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो क्या होगा? इस्कीमिया, रिड्यूस ब्लड फ्लो होगा, जिससे क्या होगा? ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा, हाइपोक्सिया, जिससे थ्रोम्बोलाइसिस हो सकता है, परमानेंट थ्रोम्बोसिस होता है, और नेक्रोसिस, डेथ ऑफ टिश्यू हो सकता है, जिससे हार्ट अटैक हो सकता है। साइंस एंड सिम्टम्स मेनली एंजाइना पेक्टोरिस मतलब चेस्ट पेन, सीवियर चेस्ट पेन, डिसोपनिया हो सकता है, ब्रीथलेसनेस हो सकता है, टेकिकार्डिया हो सकता है, टेकोपनिया हो सकता है, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज पल्स रेट हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकता है, एक्सेस स्वेटिंग को हम दूसरे मेडिकल शब्द में क्या कहते हैं जी? हाँ बोलिए। सही सुना मैंने। डायफोरोसिस कहते हैं। कैटेकोलामाइन मतलब डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू पेरिफेरल रीजन्स मतलब हार्ट मतलब लंग्स, लिम्स और आर्म्स। फीवर हो सकता है, ये कॉमन सेंस सिम्टम्स है। लेथार्जी, नौसिया, वॉमिट, हेडेक, हाइपोटेंशन, ये सब तो आपको मालूम ही है। एरिथमिया मतलब अल्टर्ड एबनॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट, एबनॉर्मल ईसीजी भी आ सकता है। एबनॉर्मल ईसीजी आता है। इसका डायग्नोस्टिक रिलेशन मतलब कैसे फाइंड आउट करते हैं कि इसको हार्ट डिसीज़ है, इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन है बोले तो हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन कॉमन है। एंजियोग्राफी कर सकते हैं, ईसीजी करना चाहिए, पेट स्कैन कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई स्कैन कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे निकल सकते हैं, और ये तो कॉमन है। CBC, LFT, RFT, कंप्लीट ब्लड काउंट, लीवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट। अब मेडिकल मैनेजमेंट में देखेंगे। थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स देते हैं, एंटीप्लेटलेट्स देते हैं, एंटीकोआगुलेंट्स देते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल में अभी थ्रोम्बस हो गया है, मतलब वो डिक्रीज़ हो गया है। अभी हम एंटीकोआगुलेंट्स देंगे तो ब्लड थिन हो जाएगा और उसमें पास हो सकता है। इसकी वजह से भी हम एंटीकोआगुलेंट्स देते हैं। हाइपरटेंसिव ड्रग्स दे सकते हैं, लिपिड लोअरिंग ड्रग्स, वैसोडाइलेटर्स दे सकते हैं, एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, ACE इनहिबिटर्स दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देना, बीटा एंड्रोजेनिक ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं। इसका सर्जिकल मैनेजमेंट देखेंगे। एंजियोप्लास्टी, स्टंटिंग मतलब स्टंट डालते हैं। अभी इन सब का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां आपको इमेजेस के साथ समझाऊंगा। आर्टेरियल बाईपास सर्जरी, CABG, ये दोनों सेम है। एथेरेक्टोमी मतलब जहाँ थ्रोम्बस हुआ है उसको पूरा निकाल देना। अब नर्सिंग मैनेजमेंट मेनली फोकस करिए, एग्ज़ाम में ये पूछेगा वो। नर्सिंग असेसमेंट पहले तो पेन है कि नहीं देखना चाहिए, रेस्ट करते समय वाइटल साइंस मॉनिटर करना चाहिए। सिम्टम्स ऑफ ब्रीथलेसनेस, डिसोपनिया, टेकिकार्डिया, टेकोपनिया एसेस करना चाहिए। एसेस इनपुट एंड आउटपुट चार्ट मेंटेन करना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ इलनेस कलेक्शन करना चाहिए, इलनेस के बारे में। इंटरवेंशंस, प्रिस्क्राइब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर पेशेंट को ब्रीथलेसनेस है तो ऑक्सीजन थेरेपी देना चाहिए, पेशेंट एयरवे मेंटेन करना चाहिए, CPR देना चाहिए। अगर रेस्पिरेटरी फेलियर है तो ओवर हाइड्रेशन या डिहाइड्रेशन से बचाना चाहिए। फाउलर्स पोजीशन है, फ्लावर्स पोजीशन नहीं है। फाउलर्स, सॉरी फॉर मिस्टेक, फाउलर्स पोजीशन देना चाहिए, फ्लावर्स नहीं। प्रोवाइड फाउलर्स पोजीशन इफ एनी किडनी फेलियर, फ्लूइड इनटेक रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। अगर पेशेंट को किडनी फेलियर का डिसीज़ भी है और
मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन भी है। इनपुट एंड आउटपुट चार्ट मेंटेन करना चाहिए जैसे मैंने बोला था। ईसीजी कंटिन्यूसली मॉनिटर करना चाहिए। अभी नर्सिंग डायग्नोसिस में अल्टर्ड कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू डिक्रीज्ड हार्ट इस्कीमिया और ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। एरिथमिया चेक करना चाहिए। एबनॉर्मल रिथम्स ऑफ हार्ट चेक करना चाहिए। एंग्जाइटी फियर डिक्रीज करना चाहिए। इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए। कंप्लीट बेड रेस्ट को बोलना चाहिए। मॉनिटर ईसीजी कंटिन्यूसली। मॉनिटर डेली वेट। वॉच फॉर सर्कुलेटरी ओवरलोड। ओवरलोड है क्या देखना चाहिए, मतलब चेस्ट के रीजन में कुछ स्वेलिंग है क्या, नहीं तो साइनोसिस है क्या, उसको चेक करना चाहिए। एडिमा है क्या, पेरिफेरल एडिमा है क्या, आई एडिमा है क्या, आई बिहाइंड एडिमा है क्या, चेक करना चाहिए। वैसोडायलेटर्स एज प्रिस्क्राइब्ड देना चाहिए। स्लीपलेसनेस, अल्टर्ड कंफर्ट रिलेटेड टू ये कुछ भी नहीं है। रिलेटेड टू स्लीपलेसनेस एंड डिसीज कंडीशन, उसका नर्सिंग इंटरवेंशन देखिए। चेस्ट पेन असेस करना चाहिए। हॉट पैक्स देना चाहिए। ईसीजी कंटिन्यूसली मॉनिटर करना चाहिए। नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअली देना चाहिए अगर चेस्ट पेन ज़्यादा है तो। कॉमन इंटरवेंशंस देखे ना, अभी मैं इसका पूरा एक अलग से वीडियो बनाऊंगा उसका नर्सिंग केयर प्लान्स का, तो वेट करना मेरे लिए। तो कॉलिंग डिवाइस प्रोवाइड करना चाहिए। अगर कुछ इमरजेंसी है तो पेशेंट खुद आपको बुला लेगा। कंफर्टेबल पोजीशन देना चाहिए। कौन सा जी? फॉलोअर्स पोजीशन। स्ट्रेस मैनेजमेंट में मतलब फिज़िकल और मेंटल और इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए। काम एंड क्वाइट प्लेस देना चाहिए उसको अच्छे से रेस्ट करने के लिए। प्राइवेसी देना चाहिए पेशेंट को। मेडिकेशंस एज प्रिस्क्राइब्ड देना चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही। तो इसका नोट्स भी बना लेना आप लोग, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। सो सपोर्ट मी। इन्फ्रेक्शन, ये एक ही आई है, दो नहीं है, एक आई, ये कुछ भी नहीं है। इन्फ्रेक्शन में एक ही आई आता है, दो आई नहीं आते हैं। सो एडजस्ट कर लेना, अभी स्टार्टिंग है मेरा। सो थैंक यू, सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल द वेरी बेस्ट।